नागरिक नागरिक कौन है, किसे नागरिकता दी जाए। तो आज हम लोग जो अध्ययन करने चल रहे हैं वो नागरिकता चैप्टर है। और ये जो नागरिकता है जो हमारे भारत के संविधान में भाग 2 में वर्णित किया गया है। किसमें? भाग 2 में। और अनुच्छेद जो हैं आर्टिकल 5 से लेके 11 आर्टिकल तक क्या है, इसमें अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। किसकी बात की गई है? हम बात करें तो नागरिकता की बात करें तो नागरिक हो है कौन, किसकी चर्चा की जाएगी। तो कह रहा है कि नागरिक वह व्यक्ति, नागरिक कौन है? नागरिक वह व्यक्ति है जिसको किसी किसकी समुदाय की पूर्ण सदस्यता हो। कोई ऐसा समुदाय हो जहाँ का उसका पूर्ण सदस्यता हो, यानी उन्हें सभी प्रकार के, जैसे कि नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर किसी समुदाय में रह रहा है तो उसको नागरिक का होने का अधिकार है, राजनीतिक अधिकार, ये राजनीतिक गतिविधियां कुछ भी हो रही हैं, वोट देने का अधिकार, खड़ा होने का अधिकार, उसको इलेक्शन। अगर कोई, देखिए, अगर नागरिक कौन है, हमारे जैसे कि हमारे पे यहाँ कोई मोहल्ला है, वहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति आए तो यहाँ पे कोई कांड होगा, कोई वो जैसे ऐसे घटना घटित हो गई तो उसमें बोलने का अधिकार उस व्यक्ति को नहीं है जो कि मेहमान बन के आया दूसरे के यहाँ। लेकिन यहाँ परमानेंट जो रह रहा है पिछले 5 सालों से 10 सालों से, वो इस बिंदुओं पे चर्चा कर सकता है, बोल सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का वो नागरिक है, वहाँ का उसका अधिकार है, इन सब बिंदुओं पर वो बात कर सकता है। समझे ना? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर नागरिक होते क्या हैं, क्या उनकी बातें हैं, कैसे कैसे उनकी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करें। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आज नागरिकता। तो नागरिकता से आशय क्या है, कौन नागरिक है, किसको किसको दी जाएगी अधिकार है। तो नागरिक वो है जिसको क्या मिला हो, उसको वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब कोई कुछ भी बात वो भी बोल सकता है, अपना बात रख सकता है, कोई भी बात अभिव्यक्त कर सकता है कि हाँ मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, मैं भी कुछ बताना चाहता हूँ। और उसे मत देने का अधिकार हो। जैसे कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर किसी उसके लोकसभा का चुनाव चल रहा हो, राज्यसभा उसका कोई विधानसभा का चुनाव चल रहा हो, कोई भी ग्रामीण स्तर पर चुनाव, पंचायती राज का चुनाव चल रहा हो, तो इन सभी बिंदुओं पे वो क्या करने, मत देने का अधिकार हो, वो एक नागरिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नागरिक है जिसको वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगा, मत देने का अधिकार होगा, और वो क्या कर सकता है, चुनाव में लड़ने का अधिकारी होगा, वो चुनाव लड़ सकता है, चुनाव में भाग ले सकता है। और संविधानिक पद ग्रहण, अब ऐसा नहीं कि कोई भी संवैधानिक पद है तो उसको ग्रहण नहीं करने दिया जाए कि तुम यहाँ का नागरिक नहीं हो, तुम ग्रहण नहीं कर सकते, तुम कहीं और से आए हो। तो इन सब बिंदुओं पर उसको चर्चा की जाएगी। और भारत में एक बात और आपको बता देंगे, भारत में कैसी नागरिकता है, एकहरी नागरिकता की चर्चा की गई है। कैसी? एकहरी नागरिकता भारत में प्रचलित है, जिसका अर्थ क्या है कि यहाँ पर जो व्यक्ति है राज्यों का क्या है, नागरिक नहीं है। व्यक्ति राज्यों का नागरिक नहीं है, बल्कि भारतीय नागरिक है। इसका तात्पर्य आप नहीं समझ पाएंगे, मैं बताता हूँ। जैसे कहने का अर्थ ये हुआ, यहाँ पे क्या होता है कि अमेरिका में होता है कि पहले आपको राज्य की नागरिकता लेनी पड़ेगी, उसके बाद राष्ट्र की, यानी कि आपके जो स्टेट है, जो कंट्री है उसकी। यहाँ पे व्यक्ति राज्यों का नागरिक नहीं, राज्य का नागरिक नहीं होगा, वो भारतीय नागरिक, मतलब भारत का नागरिक माना जाएगा। समझ रहे हैं? तो इन सब बिंदुओं पे बात करेंगे। और देखिए, अब पूछा जाए कि देश का प्रथम नागरिक कौन है। देश का प्रथम नागरिक की बात की जाए कि देश का, हमारा देश है, उसमें प्रथम नागरिक कौन है, तो देश का प्रथम नागरिक जो होता है वो कौन होता है। और जिला का प्रथम नागरिक कौन होता है, जिला का प्रथम नागरिक। तो देखिए, देश का प्रथम नागरिक हमारे प्रेसिडेंट हो जाएंगे, प्रेसिडेंट हो जाएंगे। और जिला के हो जाएंगे महापौर, या कहीं कहीं मेयर। क्या है ये? प्रथम नागरिक की बात करें कि प्रथम इनकी नागरिक है। अब देखिए, कह रहा है कि भारतीय नागरिक, जो भारत के नागरिक हैं, उन्होंने निम्नलिखित प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन अधिकार दिए गए हैं? नागरिक के तौर पे उनको कुछ
अधिकार दिया गया है, कि जो सिर्फ यहीं के लोगों को दिया गया है, जो यहाँ पे हैं, जो नागरिक हैं, उन्हीं को अधिकार दिया गया है। तो देखिए नागरिक का अधिकार क्यों दिया, क्योंकि आर्टिकल 15 में एक बात कहा गया है, आगे मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा, आर्टिकल 15 क्या है, 14 क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो इसमें कहा जाता है कि इसके तहत व्यक्तियों को क्या किया जाएगा, धर्म एवं मूल वंश, किसके तहत, इसके तहत व्यक्तियों को धर्म मूल वंश, जाति लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका समझ है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, चाहे पुरुष हो, नागरिक स्त्रीलिंग हो, चाहे कोई ट्रांसजेंडर हो, कोई भी वंश हो उसका, कोई भी धर्म हो, कोई भी जन्म स्थान हो, तो उसका भेदभाव उसके साथ नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये भारत का संविधान कहता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या, कि जो आर्टिकल 15 में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति उसको धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अंडमान निकोबार में जन्म ले रहा है, कोई व्यक्ति दिल्ली में जन्म ले रहा है, कोई व्यक्ति उत्तराखंड में जन्म ले रहा है, कोई व्यक्ति यूपी में जन्म ले रहा है, कोई व्यक्ति बिहार में जन्म ले रहा है। तो इन सब के साथ संविधान हमारा क्या करेगा, डिस्क्रिमिनेशन करेगा। कहीं किसी भी संवैधानिक पद पे कोई ऐसे चीज़ों में, विशेष बातों में ऐसा कोई अधिकार नहीं देता है किसी व्यक्ति को, सबको समान माना जाएगा। किसके तहत, संविधान के तहत कहता है कि भारतीय नागरिक के साथ धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, समझे। और आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 में कहा कि आपको जो लोक नियोजन है, लोक नियोजन में अफसर की समानता होगा। लोक नियोजन करने का मतलब सरकारी कोई भी पद हो उसमें अफसर की समानता आपको दी जाएगी। लोक नियोजन में अफसर की समानता मतलब सबको समान अवसर दिए, कि सबका क्वालिफिकेशन एक, कोई पोस्ट आई तो उसमें अगर क्वालिफिकेशन 10th पास पूछा है तो सभी लोग भर सकते हैं, जितने भी 10th पास हों, कोई भी वो व्यक्ति रहे, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वो अवसर की समानता उसको दिया जाएगा, सबको समान रूप से, समझ गए ना। तो ये सब किसको दिया जा रहा है, जो भारत के नागरिक हैं, प्रॉपर नागरिक हैं, उनको ये सब बिंदुओं पर अधिकार दिया जा रहा है इन सब बातों की। और उनको क्या दिया जा रहा है, आर्टिकल 19 के तहत, आर्टिकल 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार दिया जा रहा है। किसके अधिकार दिया जा रहा है, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें वो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उनको दी जा रही है। किसकी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उनको आर्टिकल 19 के तहत एक स्वतंत्रता का अधिकार दिया जा रहा है कि आप विचार अपना व्यक्त कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, जितने भी इनमें सारी बातें कही गई है वो सारे अधिकार इनको दिए जाते हैं। और आर्टिकल क्या है, 29 और 30 ये भी दिया जाएगा। इसमें क्या कहा गया, अल्पसंख्यकों से संबंधित अधिकार। अल्पसंख्यक जो भी व्यक्ति हैं, चाहे तो जैन हो, चाहे सिख हो, जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको क्या होगा, उसकी जो शिक्षा है, उसकी जो भी संस्कृति हो, उसको क्या करेगा, उसको सुरक्षित करना। तो वो हालांकि भारत के नागरिक है, भले ही वो अल्पसंख्यक, लेकिन उनकी स्वतंत्रता है, उनका अधिकार है ये कि उनका जो शिक्षा है उनको शिक्षा दी जाए, उनकी जो संस्कृति आ रही है, उनकी तरह कैसे शादी किए जाते हैं, कैसे कोई त्यौहार मनाया जाता है, उनकी सबकी सुरक्षा करना अधिकार है संविधान का। तो ये आर्टिकल, जो आर्टिकल 15, 16 और 19 और फिर 29 और 30, ये सब किसको दिया जाता है, एक व्यक्ति को दिया जाता है। तो ये तो मैं आपको बात किया कि एक नागरिक क्या होता है, कि इसको कैसे अधिकार दिए जाते हैं, समझ गए। देखिए इन सब बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हुए अब देखते हैं कि कैसे व्यक्तियों को नागरिकता दी जाती है। ये जो हमारा संविधान है उसमें ये बात कहा गया कि जो व्यक्ति, नागरिकता की प्रावधान किसके लिए, जब संविधान हमारा लागू हो रहा था तो लागू होने के समय नागरिकता उसी को दी जाएगी जो लागू होने के समय, संविधान लागू होने के समय उसको नागरिकता दी गई थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में किसकी नागरिकता का प्रावधान है, जो संविधान लागू होने के समय जिसको नागरिकता दी गई। तो इन्हीं के तहत निम्नलिखित आधार पर नागरिकता दी जा रही थी। तो पहला है अधिवास के तहत, किसके तहत, अधिवास। देखते हैं कैसे दी जाती है नागरिकता, अधिवास के आधार पर व्यक्तियों को कैसे नागरिकता दिया जाता है। इसमें कहा जाता है, इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 5 के तहत, किसके तहत, आर्टिकल 5 के तहत ऐसे व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा जिसका जन्म कहाँ हो, जिसका अधिवास हो, जिसका भारत में क्या हो, घर हो, अधिवास हो, मतलब अधिवास हो, ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी जिसका
अधिवास हो, भारत में अधिवास हो और निम्न शर्तों को वो पूरा करता हो। कैसे सर? निम्न शर्तों को पूरा करता हो। पहले शर्त जैसे मैं देख लेता हूँ। पहला कि वो भारत में जन्मा हो, भारत में जन्म लिया हो। क्या हो? भारत में जन्म लिया हो, या माता पिता में से कोई, माता पिता, माता माता पिता का जन्म हुआ हो, या माता पिता का जन्म हुआ, या वो क्या हो? भारत के नागरिक हों, भारत के नागरिक हों। माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, ठीक। और संविधान संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से, 5 वर्ष पूर्व से भारत में वो रह रहे हों, भारत में उनका रह रहे हो, निवास रहा हो, मतलब वो यहाँ रह रहे हो। तो इन तर्जों पर उनको संविधान आर्टिकल 5 के तहत कहता है कि भारत में कोई भी जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा, भारत में उसका नागरिकता दी जाएगी। या तो माता पिता का जन्म हुआ हो, माता पिता का जन्म कहने का मतलब कि भारत के वो नागरिक होने चाहिए, या आर्टिकल 5 के तहत ये 3 बातें कही गई है। और या क्या कहा गया है कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से वो क्या कर रहे हों? भारत में रह रहे हों, भारत में मतलब निवास रहा हो। समझ रहे हैं इन बातों को? अब इसमें देखिए, एक जो ये हमारा आर्टिकल अब 6 है, आर्टिकल 8 नहीं, आर्टिकल 6 है। आर्टिकल 6 क्या कहता कि पाकिस्तान से भारत प्रवेशन करने वाले, मतलब पाकिस्तान है वहाँ से भारत आने वाले के बारे में नागरिकता का प्रावधान करे कि अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गया हो तो उसको साधारण तौर पर जैसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, वो भारत का नागरिक होगा। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद वो आता है तो क्या होगा उसके साथ? वो 6 महीना यहाँ पे रहेगा, उसके बाद पंजीकरण कराएगा, उसके बाद नागरिकता के लिए आवेदन करेगा, या पंजीकरण या नागरिकता के लिए आवेदन करा सकता है। कब? 6 माह रहने के बाद। तो ये आर्टिकल 6 में क्या कहा है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के बारे में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। 19 जुलाई 1948 से पहले से आएगा तो साधारण तरीके पे, और 19 जुलाई 1948 के बाद आएगा तो उसको 6 माह रहने के बाद नागरिकता दी जाएगी। फिर आर्टिकल 7 क्या करता है कि भारत से पाकिस्तान चले गए और वहाँ से बोले कि मैं भारत का हूँ, वहाँ से परमिट लेके आ गए, स्थायी निवास का परमिट लेके आ गए, तो फिर क्या बोला गया कि वो भारत से पाकिस्तान जाने वाले, और फिर देखिए पहले तो वो चले गए फिर वापस आएंगे, तो वापस आने में कंडीशन है यदि वो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए हैं, पाकिस्तान गए और फिर वापस आ गए हैं, तो उसको भारत का सिटीजन मान लिया जाएगा। नहीं समझे? आर्टिकल 7 में कहा गया कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले और फिर वापस आने वाले, पाकिस्तान गए तो लेकिन वहाँ से फिर बोले कि हम इंडिया का ही निवासी हैं, वहाँ से स्थायी परमिट और कुछ लेके चले आएंगे अपने कागजात, और तो उसमें कंडीशन था कि अगर वो 19 जुलाई 1948 के पहले अगर इंडिया में आ जाते हैं, पाकिस्तान गए थे और भारत आ गए, तो उनको साधारण तौर पर भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। और 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं तो 6 माह रहने के बाद भारत के नागरिक माने जाएंगे। समझे? 6 माह रहने के बाद भारत के नागरिक माने जाएंगे। अब आर्टिकल 8 में क्या लिखा गया? आर्टिकल 8 है वो कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जो है भारत से बाहर जन्म लेने, कह रहा है कि भारत से बाहर कोई भी व्यक्ति हो कि भारत से बाहर भारतीय मूल के हों, और उसके लोगों के बारे में नागरिकता की बात की जा रही है कि यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो, भारत के बाहर जन्मा हो और उसको भारतीय मूल का वो है, तो उसको नागरिकता कैसे दिया जाएगा? तो कह रहा है कि उसके माता पिता या मातामह पितामह में से कोई 1935 के समय जन्म लिए हो। नहीं समझे? आर्टिकल 8 में बात किया जा रहा है कि कोई भी जो व्यक्ति है भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के बारे में नागरिकता के प्रावधान, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के बारे में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और उसमें से क्या होना चाहिए कि भारतीय मूल के हो लेकिन भारत से बाहर रह रहे हो, लेकिन उनकी समस्या क्या है? मतलब ये होना चाहिए कि उनके माता पिता या तो मातामह पितामह जो हैं 1935 के समय जन्म लिए गए हों, या विदेश में भारतीय राजदूत के कार्यालय में भारत की नागरिकता के लिए आवेदन किया हो, तो भारत का नागरिक माना जाएगा। समझे? फिर आर्टिकल 9 क्या कहता है कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति है, भारत का नागरिकता लिया हुआ है और स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता, विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो भारत का नागरिक उसके पास खत्म हो जाएगा और वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो आर्टिकल 9 क्या कहता है कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अगर वो दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता उसकी खत्म हो जाएगी।
आर्टिकल 10 क्या कह रहा है कि आर्टिकल 10 है कि इन सारे बिंदुओं में मतलब उपयुक्त में दिए गए कोई भी व्यक्ति यदि भारत का नागरिक है तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। उपयुक्त में से कोई व्यक्ति यदि भारत का नागरिक है तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। और आर्टिकल 21 क्या कर, आर्टिकल 21 में एक इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान देना है बस, कि जब 26 जनवरी 1950 के बाद व्यक्तियों के नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो आर्टिकल 11 उसमें कहा गया है कि जो नागरिकता बनाने के संबंध में कानून बनाने की शक्ति या जो भी शक्ति वो किसके पास है, संसद के पास है या तो दी गई है। और इसी संबंध में संसद ने क्या किया है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1935 का निर्माण किया है, जिसके तहत कई सारे बिंदुओं हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है, उसके तर्ज पे कैसे नागरिकता दी जाती है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, कोई व्यक्ति जन्म से कैसे होगा कि कोई किसी का जन्म हुआ, कोई बच्चा है उसका जन्म हुआ, उसके माता पिता हैं वो विदेश में जन्म हुआ है, उसके माता पिता भारतीय हों और जो पिता हो, माता या पिता में कोई एक भारतीय होना चाहिए और कोई एक अवैध प्रवासी न हो। अवैध प्रवासी मतलब गलत तरीके से यहाँ पे प्रवास न हुए हों, आए हों, तो उनको बच्चे को नागरिकता मिल जाएगा। और एक क्या बात है कि अगर कोई किसी का माता पिता हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, कोई एक भारतीय हो, उसी के आधार पर उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। देखिए, भारतीय जो है वो विदेश में उसका बच्चा हुआ है तो उसका पंजीकरण करवाना होता है। और पंजीकरण कब करवाना होता है, 1 साल के अंदर पंजीकरण करवाना होता है। अब भारत के मतलब विदेश में कोई ऐसा भारतीय दूतावास होगा तो वहाँ पे आपको दूतावास में जाके यह भी देना होगा कि मैंने किसी दूसरे देश की नागरिकता का प्रमाण पत्र भी नहीं लिया है, उसको दिखाना आपको होगा, उस प्रमाण पत्र को, कि दूसरे देश की नागरिकता न लेने का प्रमाण पत्र भी देना होता है कि मैंने किसी दूसरे देश का नागरिकता नहीं लिया है। और इस तर्ज पे आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। भारत में विदेश में हुए बच्चों का पंजीकरण 1 साल के अंदर, विदेश में जैसे कि कोई बच्चा हुआ उसको 1 साल के अंदर पंजीकरण करवा लीजिए और वो वहाँ पे भारतीय दूतावास में जाके बता दीजिए कि मैंने किसी देश का प्रमाण पत्र किसी दूसरे देश का वो नहीं लिया है नागरिकता, और प्रमाण पत्र दिखाना होगा आपको उसके तर्ज पे कुछ बनवा के, और उसके तहत पे आपको नागरिकता उस बच्चे को मिल जाएगी। अब कोई व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तो वो कैसे करेगा। देखिए, तो पंजीकरण करने के लिए क्या होगा कि 5 साल भारत में निवास करना होगा पहले आपको, तो फिर नागरिकता पंजीकरण के आप योग्य होंगे। देखिए, योग्यता होती है कि किसी भी वैकेंसी है तो उसके लिए योग्यता बनाई जाती है। तो आप भारत के पंजीकरण के लिए योग्यता कब कब योग्य होंगे, 5 साल आप भारत में रहेंगे। उसके बाद नागरिकता के लिए क्या होगा, पंजीकरण के लिए आप योग्य होंगे। फिर 1 साल बाद पंजीकृत होंगे, उसके बाद 1 साल बाद सत्यापित हो जाएगा। पहले समझिएगा ध्यान से, कह रहा है कि जो 5 साल है, 5 सालों पहले भारत में निवास करेगा, ठीक। फिर नागरिकता पंजीकरण के वो योग्य हो जाएगा, योग करने के बाद उसका पंजीकृत होगा, पंजीकृत के बाद वो सत्यापित करेगा वो चीज़ों को, फिर 1 साल बाद वो सत्यापित हो जाएगा, फिर भारत का नागरिक बन जाएगा। फिर देशीकरण के माध्यम से, नेचुरलाइजेशन के माध्यम से करा भारत सरकार, कोई भी सिंगर हो, कोई कलाकार हो, खिलाड़ी हो, वैज्ञानिक हो, पेंटर हो, कलाकृति में बहुत महान हो, उसको वो नागरिकता ऑफर कर सकती है, भारत की नागरिकता दे सकती है। कौन, भारत सरकार। समझे आप, देशीकरण के माध्यम से उसको नागरिकता दिया जा सकता है। और एक होता है क्षेत्र समाकलन के माध्यम से, करा कि कोई भी नए क्षेत्र का भारत में विलय किया गया, कोई नया भी क्षेत्र था इंडिया से बाहर, ये इंडिया से बाहर कोई नया क्षेत्र का समाकलन किया गया, तो यहाँ पे जितने भी लोग निवास कर रहे थे वो क्या भारत के नागरिक माने जाएंगे। इन बिंदुओं के तहत उनको भारत का नागरिकता दी जाएगी। तो हम समझते हैं कि वो आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे।